मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे नौका विहार। नौका विहार का 3 भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज चौथा भाग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग नौका विहार का ये अगला पद देखें और इसकी व्याख्या को सुनें। पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष को कोमल शरीर, आलिंगन करने को ही अति दूर क्षितिज पर बिटक माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नवनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिवता समीप, सोया धरा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, वह कौन भी है क्या विकल्प को उड़ता हर ने निर्गिरा तो छाया की कोटि को बिलो। तो आप लोग देखें ये सुमित्रा नंदन पंत का जो ये नौका विहार, सुमित्रा नंदन पंत जो है गुंजन ये काव्य संग्रह लिखे हैं, उसी काव्य संग्रह से नौका विहार है। तो आप लोग देखें, पहुंची चपला जब बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। ये पंत जी कह रहे हैं जब हमारी नौका, जो नावें गंगा में नौकाओं को लोग चला रहे थे, ये कह रहे जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची, चपला का अर्थ होता नाव, बीच धार अर्थात गंगा के बीच धारा में। सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची, चपला का अर्थ होता है नौका, तो छिप गया चांदनी का कगार, क्योंकि हम बीच धारा में जो पहुंच गए थे, इसलिए ये जो चांदनी के तरह सुशोभित किनारा था वो अब छिप गया, अर्थात वो अब दूर हो गया, वो आंखों से ओझल होने लगा, अर्थात दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात का समय था। भले ही चांदनी रात थी, लेकिन दूर हो जाने पर वह आंखों से ओझल होने लगा। इसीलिए पंत जी कह रहे हैं छिप गया चांदनी का कगार, वो चांदनी रात में जो सुशोभित किनारा था वो अब छिप गया, अर्थात दूर हो गया। दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अब ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धारा का कृष कोमल शरीर। जब बीच में गए तो दूर से देखने पर गंगा जी का धारा कृष मतलब का अर्थ होता है छीड़ या पतला, यानी गंगा जी की धारा जो पतली बह रही थी, जो पतली धारा दिखाई दे रही थी, यानी गंगा जी का बहना पतली धारा के रूप में दिखाई दे रहा था। कोमल शरीर, जैसे ये लग रहा था इसका कोमल शरीर, गंगा का कोमल शरीर कितना दुबला पतला हो गया है। दो बाहों से दुरस्त तीर, और वो कैसा लग रहा है, इतना वो गंगा का धारा इतना पतली हो गया है, जैसे लग रहा है दो बाहें, जैसे दो बाहें फैलाया, जैसे बाहों को फैलाया गया है लंबा करके, यानी गंगा जी की धारा वैसे ही दिख रही थी। आलिंगन करने को अधिक, कहने का अर्थ है गंगा की जो धारा थी वह 2 शाखाओं में फूट गई थी, क्योंकि बीच में आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा उर्मिल प्रवाह, अर्थात एक दीप भी दिखाई दे रहा था। तो जो जब बीच धारा में पहुँचे तो उसकी गंगा की पतली पतली धारा बह रही थी, वह पतली धारा ऐसे लग रही थी जैसे कोई माँ अपनी 2 बाहों को फैलाए हुए आलिंगन करने को, आगोश में लेने को, अपने हृदय में भरने के लिए 2 बाहों को फैलाए हुए। 2 बाहें दुरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर, एक ऐसे भी हो सकता है तो 2 बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर, ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो तीर थे, जो तट थे, ये 2 बाहों के समान दूर से लंबे लंबे भुजाओं के समान खींचे हुए दिख रहे थे, और कृष कोमल शरीर जैसे ये लग रहा था गंगा जी के पतले दुबले पतले शरीर को आलिंगन करने के लिए बढ़ाए हुए हैं।
आलिंगन करने को अधीर, अर्थात आलिंगन करने के लिए, अपने गले लगाने के लिए अधीर हो उठे हैं। ठीक है ना। आगे देखो, अति दूर क्षितिज पर बिटप माला लगती भूरे भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, पहले क्षितिज का अर्थ देखें। क्षितिज उसे कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि कहीं नहीं मिलता है, लेकिन हमारे नेत्रों से होता है। बहुत दूर जाने पर ये पृथ्वी और आकाश आपस में मिल रहे हैं, वही उसी को क्षितिज कहा जाता है। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, अर्थात बहुत दूर जहाँ ये हमको आभास हो रहा है कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं। बिटप माल वृक्षों का समूह, बिटप माल वृक्षों का समूह, लगती भूरेखा सी अराल, लगती भूरेखा जैसे लग रही, ऐसे लग रही थी जो भूरेखा पृथ्वी पर एक रेखा खींची गई है, पेड़ों की एक रेखा खींची गई है सी अराल, अर्थात पंक्तियों में। जैसे ये लग रहा था कि बहुत दूर क्षितिज के पास वृक्षों के एक पतली सी रेखा पंक्तिबद्ध खींची गई है। अपलक नयन नव नील नयन विशाल, और उसको अपलक एकटक आकाश नील नयन अपने नीले और विशाल नेत्रों से देख रहा था, और आकाश जो है एकटक अपने विशाल और नीले नेत्रों से देख रहा था। बहुत दूर जहाँ आभास हो रहा था, ऐसे सीधे कहना, बहुत दूर क्षितिज के पास वृक्षों का समूह एक पंक्तिबद्ध दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर पेड़ों की एक रेखा खींची गई है, और इसको आकाश जो है अपलक अपने विशाल और नीले नेत्रों से देख रहा है। माँ के ऊपर शिशुसा समीप सोया धरा में एक भी उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। माँ के ऊपर शिशुसा समीप सोया धरा में एक भी, और जब उस बीच धारा में गए, जब उस बीच धारा में गए तो उसमें एक छोटा सा उभरा हुआ दीप जैसा एक स्थल भाग दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था वह जल के द्वारा लाए गए मिट्टी से बना हुआ वो दीप दिखाई दे रहा था। अर्थात उछला एक ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा था जो दीप के समान दिख रहा था। देखिए वो दीप कैसा लग रहा था। माँ के ऊपर शिशुका समीप सोया धरा में एक दीप, वह दीप ऐसा लग रहा था कि धरती माँ के गोद में सोया है। कैसे सोया है? जैसे ये लग रहा था कि वो छोटा सा बच्चा अपने माँ के गोद में सो गया है। ऐसा लग रहा था कोई छोटा सा बच्चा अपने माँ के गोद में सो गया है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, और वह उर्मिल प्रवाह बहती हुई धारा को कर प्रतीक अर्थात उलट दे रहा था, रोक रहा था। क्योंकि धारा जब जा रही थी उसे टकरा रही थी तो वहाँ से पलट जा रही थी, या वहाँ से रुक करके बगल से निकल जा रही थी। उसी की बात कही जा रही है। उस गंगा के बीच धारा में एक भूभाग दिखाई दे रहा था, एक जो दीप के समान लग रहा था। ऐसा लग रहा था वह धरती माँ के गोद में सोया पड़ा है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ के समीप आकर उसके गोद में सो रहा है। और वह जो दीप के समान उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा था वह जल के धारा के प्रवाह को रोक रहा था। वह कौन भी है क्या विकल्प को उड़ता हरने निज बिरा सो छाया की कोपी को बिलो। फिर यहाँ पंत जी कह रहे हैं वह कौन भी है। फिर आकाश मार्ग में देखते हैं एक पक्षी उड़ रही है, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रही है और एकटक नीचे देख रही है। वह कौन भी है? क्वेश्चन कर रहे हैं कौन पक्षी है? क्या विकल्प को उड़ता हरने निज बिरा सो, क्या वह विकल्प को अर्थात व्याकुल हुआ
कोक तो नहीं है, अर्थात चकवा पक्षी तो नहीं है। हरने निज बिरा शोक, जो अपने बिरा शोक को मिटाने के लिए ये आकाश में उड़ता जा रहा है। छाया की कोकी को बिलो, और अपने ही छाया को कोकी समझकर अर्थात चकवी समझकर वह उसे बार बार देख रहा है, उसे एकटक देख रहा है। फिर देखें सुमित्रा नंदन पंत जी जब आकाश में देखते हैं तो एक पक्षी अपने पंखों को फैलाए हुए उड़ रहा है। तो क्या कर रहे हैं, वह कौन भी है, वह कौन पक्षी है, क्या अपने अपने प्रेयसी चकवी के बिरा में वह उड़ता तो नहीं जा रहा है, तो उसके शोक में उसे खोज तो नहीं रहा है। इस प्रकार वह अपने पंख को फैलाए हुए आकाश मार्ग में उड़ रहा है। छाया की कोकी को बिलो, और जल में उसकी जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उस प्रतिबिंब को वो चकवी समझकर बार बार उसे एकटक देख रहा है, अर्थात अपनी चकवी को खोजने का प्रयास कर रहा है, अपनी चकवी को पाने का प्रयास कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ इस कविता की व्याख्या समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, आप लोग देखें, पतवार घुमाई प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार, डंडों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्कार, बिखरती जल में तार हार, चांदी के सापों सी रलमल, नाचते रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ उड्डू उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फैले, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले गए सहजता, हम बड़े घाट को सौ उत्साह। तो आप लोग देखें सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कर रहे हैं, पतवार घुमाए प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। जब बीच धारा में पंत जी कह रहे हैं हमारी नौकाएं पहुंच गई, तो पतवार घुमा प्रतुन भार, उसके बाद हम अपनी नौका को मोड़ लिए, हम अपनी नौका को वहाँ से वापस ले लिए। पतवार नौका घुमा अर्थात घुमा लिए, वापस ले लिए प्रतुन भार। अब हमारी नौका बहुत हल्की लग रही थी। हल्की क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल का स्तर बहुत अधिक था, इसलिए जल का द्रव्यमान अधिक होने के नाते नौका हमारी बहुत हल्की दिख रही थी। अब आगे नौका घूमी विपरीत धार, उसके बाद हमारी नौका धारा के विपरीत दिशा में मुड़ गई। फिर एक बार देखिए, पतवार घुमाई प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। जब पंत जी कह रहे हमारी नौका मध्य धारा में पहुंच गई, गंगा जी के मध्य धारा में पहुंची, तो वहाँ से हम अपनी नौका को मोड़ लिए और उस मध्य धारा में हमारी नौका बहुत हल्की लग रही थी। प्रतुन भार, हल्का इसका भार कम हो गया था, और फिर उसके बाद अपनी नौका को विपरीत धारा के विपरीत घुमा दिए, धारा के विपरीत मोड़ दिए। डंडों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस पार, बिखरती जल में तार हार। फिर उसके बाद देखें, ये जो डंडे थे, डंडे का अर्थ क्या है, डंडों के चल करतल प्रसार, जो डंडे रूपी हत्थे थे, उसे हत्थे से जो हथेलियाँ बनी हुई थी यानी करतल, उस हथेलियों से करतल प्रसार भर भर मुक्ता फेल यानी जल को उसमें से उठा कर पीछे के तरफ फेंका जा रहा था। ऐसा लग रहा था तो मोती के दानों को उस डंडे में भर भर के पीछे फेंका जा रहा है, क्योंकि जितनी तीव्रता से वो जल को पीछे ढकेलेंगे उतनी ही तीव्रता से नौका आगे बढ़ेगी। तो ही कर रहे हैं, तो उस जल को जब फेंका जा रहा था तो उसमें क्या हो जा रहा था, उसमें फेनिल हो रहे थे, झाग उत्पन्न हो रहे थे, जैसा लग रहा था सैकड़ों मोतियाँ उसमें भर भर के फेंका जा रहा है, फेन इस पार। और वो वही कर रहे हो, जैसे वे जल जो है जल में झाग उत्पन्न हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब जल में हत्थे को
जल में हत्थे को डुबाकर पानी को फेंका जा रहा था तो उसमें झाग आ रहे थे, जो छोटे छोटे बूंदें चांदनी रात में चमक रही थी, जैसे लग रहा था मोतियों के झुंड को फेंका जा रहा है, बिखरती जल में तार था। और फिर पीछे देखने पर ये लगता था वो मोतियों का हार बिखरा हुआ पड़ा है, अर्थात वो जल में जो झाग थे वह फिर समाप्त हो जा रहे थे। चांदी के सांपों सी रमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल। चांदी के सांपों सी रमल नाचती रश्मियां जल में चल। जब नौकाएं आगे बढ़ रही थी तो उस नौका के पीछे जो जल उमड़ घुमड़ कर एक दूसरे से मुड़ते हुए आपस में मिल रहे थे, जैसे लग रहा था चांदी के साथ रूपी रश्मियां अर्थात किरणें जब उस जल में पड़ रहे थे, जैसे लग रहा था चांदी का साथ लिपटते हुए जल में पीछे पीछे आ रहा है। रेखाओं से खिंच तरल सरल। और एक देखने में ऐसा लग रहा था तरल जल में एक रेखा, चांदी की एक रेखा खींची आ रही है। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ झिलमिल, फले फूले जल में फेनिल। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ झिलमिल, यानी लहरों में जब फेनिल अर्थात जब झाग उत्पन्न हो रहे थे तो उसमें सौ चंद्रमा दिखाई दे रहे थे और सैकड़ों क्या है तारे भी उसमें दिख रहे थे, झिलमिलाते हुए झिलमिल उस झाग में सैकड़ों चंद्रमा सैकड़ों तारे झिलमिलाते हुए दिख रहे थे। उनकी जैसे ये लग रहा है कि चंद्रमा की गुच्छा, सैकड़ों चंद्रमा का एक गुच्छा बन गया है, सैकड़ों तारों का एक गुच्छा बन गया है, जो जल में चांदनी रात में झिलमिला रही है। फले फूले जल में फेनिल। ऐसा लग रहा था कि वो जल में झाग बनकर फूले हुए हैं, जल में झाग बनकर उन लोगों का फूल खिला हुआ है, तारों और चंद्रमा का ऐसा लग रहा था उस जल में झाग रूपी फूल खिले हैं। अब उथल सरिता का प्रवाह नदी से लेने सहज था, हम बड़े घाट को सौसा। अब उथला सरिता का प्रवाह, उसके बाद हम धीरे धीरे तट के किनारे के पास आने लगे, अर्थात जहाँ पानी का सतह कम था, अर्थात छिछला पानी था। अब उथला सरिता का प्रवाह अर्थात यह कम पानी था, इसलिए उसका प्रवाह कम हो गया, लग्गी से ले साथ था। इस प्रकार हम लग्गी उठाए जो नौका में रखा गया था और जल के स्तर को नापने लगे। लग्गी से लेना साथ था, इसे साधारण सहज भाव से लग्गी को उठाए और जल के स्तर को नापे, अर्थात जल कितना है उसको नापने लगे। हम बड़े घाट को सौसा। उसके बाद देखे जल का स्तर बहुत कम है, तो उत्साह के साथ हम घाट के तरफ बढ़ गए। उसके बाद उत्साहपूर्वक हम घाट के तरफ बढ़ गए। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से लेना साथ था। अब जब हमने लग्गी से साधा तो देखे सरिता का प्रवाह कम होने लगा, तो लग्गी को उठाकर उसको नापा और तो ये लगा यहाँ पर पानी कम है। उसके बाद उत्साहित होकर हम घाट के तरफ बढ़े, अर्थात अपनी नौका को और गति दिए, जिससे हम घाट के तरफ तीव्रता से पहुँच जाएं। तो प्यारे बच्चों, इस नौका विहार के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत ने आपको गंगा में नौका विहार के वर्णन को प्रस्तुत किया है। अब इसका एक भाग और है जो अब अगले वीडियो में उसकी व्याख्या को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।